सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा गतिकी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिक समीकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माओं को देख रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन। आज हम देखते हैं दहन ऊष्मा। कोई भी पदार्थ वायु के आधिक्य में जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसको दहन कहते हैं। परिभाषा में कहते हैं किसी यौगिक के एक मोल को ऑक्सीजन अथवा वायु के आधिक्य में पूर्णतया जला देने की क्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की मानक दहन ऊष्मा कहते हैं, बशर्ते सभी अभिकारक और उत्पाद अपनी मानक अवस्थाओं में उपस्थित हों। जैसे हम देख सकते हैं इसमें अभिक्रिया में कार्बन है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। इसके लिए डेल्टा एच का मान -890 किलो जूल, अर्थात मीथेन के दहन से हमको 890 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। एथिल अल्कोहल का दहन कराते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसमें हमको 1367.4 किलो जूल ऊष्मा मिलती है। बेंजीन का दहन करते हैं ऑक्सीजन से C6H6+ 15/2 या 7H2 1/2O2 = 6CO2 + 3H2O। यहाँ पे जो हीट ऑफ कंबस्चन है या दहन ऊष्मा है ये -3268 किलो जूल है। ग्लूकोज का दहन कराते हैं C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O। यहाँ हीट ऑफ कंबस्चन जो है एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ΔCH = -29,000 किलो जूल या 2900 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। सुक्रोज का दहन कराते हैं तो 12CO2 और 11H2O बनता है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन जो है वो -5645 किलो जूल है, यानी 5645 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात किसी भी पदार्थ की मानक अवस्था में वायु से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनने के पश्चात जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं दहन ऊष्मा। जो भोज्य पदार्थ हैं, भोजन हम करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर वायु की उपस्थिति में जलता है और जलने के पश्चात वो ऊष्मा उत्पन्न करता है या ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज तथा इसके व्युत्पन्नों में टूटते हैं। रक्त इन्हें विभिन्न भागों में ले जाता है जहाँ पे इनका दहन होता है। दहन वैसे ही C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O -2900 किलो जूल इसकी एंथैल्पी है। इसको हम भोजन का दहन कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के ईंधनों या भोज्य पदार्थों व ईंधनों के कैलोरीफिक मान। भोज्य पदार्थों अथवा ईंधनों की क्षमता को उनके कैलोरीफिक मानों के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी भी भोज्य पदार्थ अथवा ईंधन के 1 ग्राम का पूर्ण रूप से दहन करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस भोज्य पदार्थ अथवा ईंधन का कैलोरीफिक मान कहा जाता है। इसे किलो कैलोरी प्रति ग्राम या किलो जूल प्रति ग्राम में व्यक्त करते हैं। जैसे
2 का यहाँ दिया हुआ है। आप देखिए चावल है, इसका 3.46 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है या 14.5 किलो जूल प्रति ग्राम है। बटर में 7.26 है और 30.4 है। लकड़ी है, लकड़ी का दहन जब करते हैं तो हमको मिलती है 4.06 किलो कैलोरी प्रति ग्राम या 17 किलो जूल प्रति ग्राम। ऐसे ही चारकोल है, चारकोल का दहन करेंगे तो 7.88 किलो कैलोरी प्रति ग्राम हमको ऊष्मा मिलती है। घी में 8.98 होता है, दूध में 0.76, हनी यानी मधु है इसमें 3.18, शुगर में 3.94, कर्ड में 0.60, एग में 1.78 और मीट में 2.87 है। तो 1 ग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको उस भोज्य पदार्थ का या ईंधन का कैलोरीफिक मान कहा जाता है। अब देखते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण क्या है? अम्लों और क्षारों की अभिक्रियाओं से लवण और जल बनने की जो क्रिया है उसको उदासीनीकरण कहते हैं। और इसमें जो ऊष्मा निकलती है उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। परिभाषा में कहते हैं 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। जैसे आप देखो यहाँ बहुत से अम्लों और क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्माएं लिखी हुई हैं। इसमें इन उदासीनीकरण ऊष्माओं में आप देखो नाइट्रिक अम्ल कास्टिक सोडा से क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और जल बना रहा है। नाइट्रिक अम्ल कास्टिक पोटास से क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट और पानी बना रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और जल बना रहा है। एसिटिक अम्ल कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कर रहा है तो सोडियम एसीटेट और पानी बन रहा है। एसिटिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है तो अमोनियम एसीटेट और पानी बन रहा है। इनमें जो उदासीनीकरण ऊष्माएं हैं इनके मान लगभग बराबर हैं, केवल दुर्बल अम्लों और क्षारों में इसका मान थोड़ा सा कम है और ये 13.7 किलो कैलोरी या 57.1 किलो जूल के इक्विवेलेंट होता है। दुर्बल अम्लों और क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्माओं का मान जो कम आता है, जितना कम आता है वह उनके आयनन या वियोजन में प्रयुक्त होता है। इसीलिए दुर्बल अम्लों या क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा या उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान 13.7 किलो कैलोरी या 57.1 किलो जूल से कम आता है। अब देखते हैं अगला, विलयन की ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 मोल को जल के आधिक्य में पूर्ण आयनन होने तक विलय करने पर तंत्र की एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे उस पदार्थ की विलयन की ऊष्मा कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोलने पर जलीय विलयन बनता है पोटेशियम क्लोराइड का। कॉपर सल्फेट को जल में घोलने पर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बनता है। मैग्नीशियम सल्फेट को जल में घोलने पर मैग्नीशियम सल्फेट का जलीय विलयन बनता है। जल को यहाँ AQ लिखा गया है और बाद में जलीय विलयन को AQ के रूप में, शुरू में ठोस है बाद में जलीय है। इनके लिए पोटेशियम क्लोराइड को अगर जल में घोलते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसके लिए एंथैल्पी का मान धनात्मक है +18.6 किलो जूल। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को जल में घोलते हैं तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बनती है
और इसके लिए डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव आता है, ये -66.5 किलो जूल और -84.9 किलो जूल के करीब करीब आता है। तो विलयन ऊष्मा धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अब आते हैं कणीकरण ऊष्मा या एंथैल्पी। किसी पदार्थ के एक मोल को उसके गैसीय परमाणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की कणीकरण ऊर्जा या कणीकरण एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे H2 से H, CH4 से C और 4H, Na से Na ठोस से Na गैस, इनमें जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है या कणीकरण ऊष्मा है वो हाइड्रोजन के लिए है 435 किलो जूल, मीथेन के लिए है 1665 किलो जूल और सोडियम के लिए है 108.4 किलो जूल। चूँकि एंथैल्पी का मान धनात्मक है इसलिए इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। अब देखते हैं प्रावस्था रूपांतरणों में निहित एंथैल्पी परिवर्तन। द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं में जो इनके कण हैं उनकी व्यवस्था और उनके मध्य स्थिर अंतर आणविक बल अलग अलग पाए जाते हैं। अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने में या तो ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यदि कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है तो गलन, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। यदि कोई द्रव पदार्थ भाप में या गैस में परिवर्तित होता है तो वाष्पन कहलाता है। तो देखते हैं इसी में कुछ एंथैल्पी परिवर्तन। पहली है मानक गलन ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक में द्रव में परिवर्तित करने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस पदार्थ की मानक गलन ऊष्मा या मानक गलन एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो ये जल में परिवर्तित होगा। यहाँ पे चूँकि बर्फ ठोस है, जल द्रव है, ठोस का द्रव में परिवर्तन हो रहा है इसलिए गलन ऊष्मा होगा। और यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन, इसका मान 6.01 किलो जूल, यानी यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बर्फ के एक मोल को अगर 273 डिग्री केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में परिवर्तित करें तो इसमें 6.01 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा देनी पड़ती है। यह जो ऊष्मा है यह ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है। अब देखते हैं मानक वाष्पन ऊर्जा या स्टैंडर्ड हीट और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। किसी द्रव के एक मोल को उसके क्वथनांक पर वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की मानक वाष्पन ऊष्मा अथवा मानक वाष्पन एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे जल है, इसको 373 डिग्री केल्विन पर भाप में अगर परिवर्तित करें तो यहाँ पे जो वाष्पन की ऊष्मा है वो 40.7 की एंथैल्पी 40.7 किलो जूल
आती है। इसके बाद देखते हैं मानक ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब भी कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित किए वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। परिभाषा देते हैं, किसी ठोस पदार्थ के 1 मोल को उसके गलनांक से कम ताप पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के प्रक्रम में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की मानक ऊर्ध्वपातन ऊष्मा या मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहा जाता है। आप देखिए, आयोडीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। इसको गर्म करते हैं तो ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होती है। यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन जो आता है वो 62.4 किलो जूल या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा सब्लिमेशन H0, इसका मान आता है +62.4 किलो जूल। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है ये गलन और वाष्पन ऊष्माओं के योग के बराबर होता है, यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी डेल्टा सब्लिमेशन H0 इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन H0 प्लस डेल्टा वेपोराइजेशन H0। अब आते हैं मानक संक्रमण ऊर्जा। संक्रमण ऊर्जा क्या है? एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन ही संक्रमण कहलाता है और इसके लिए किसी तत्व के 1 मोल के एक अपर रूप अवस्था से किसी अन्य अपर रूप अवस्था में परिवर्तित करने के प्रकरण में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को मानक संक्रमण ऊष्मा या मानक संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे कार्बन और सल्फर का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। कार्बन के दो अपर रूप कार्बन डायमंड से कार्बन एमार्फस में अगर परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर एंथैल्पी का मान आता है +13.81 किलो जूल। अगर सल्फर मोनोक्लिनिक से रोहम्बिक में कन्वर्ट होता है तो यहाँ डेल्टा ट्रांजिशन H0 का मान आता है -2.5 किलो जूल। तो ये हो गई संक्रमण ऊर्जा। तो ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं थी या विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिक समीकरण थे और उनकी ऊष्माएं थी। अब ऊष्मा रसायन में कुछ नियम हैं, इन नियमों को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।